नमस्कार, मैं सोलह स्टार्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भूगोल विषय के बारे में हम सब जानते हैं कि काफ़ी रोचक विषय है और इस विषय के जरिए हम अपनी जिज्ञासाओं को शांत भी करते हैं। भूगोल विषय एक कल्पना कर कर वास्तविकता तक पहुँचाता है। जी हाँ, कल्पना कर कर वास्तविकता तक पहुँचाता है भूगोल विषय। आपको मेरे साथ एक कल्पना करना होगा कि मेरे हाथों में जो बॉल रखा हुआ है, इस बॉल को आपको मानना पड़ेगा पृथ्वी। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रह में से हमारा जो पृथ्वी है, जिसमें जीवन संभव है, जिसमें हम रहते हैं। जी हाँ, पृथ्वी की जो आयु है 4.5 अरब वर्ष है। के बाहरी आवरण को देख सकते हैं। पृथ्वी के बाहरी आवरण में हम 4 मंडल की बात करते हैं: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ठीक है, सभी तो जानते हैं। मगर हम कभी पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों को नहीं देखें। अगर हम पृथ्वी के आंतरिक भागों को देखें, इस आंतरिक भाग की बात करें तो ये कई परतों में बटा हुआ है। परतों में बटा हुआ है। अब इसके लिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल देने के लिए है ओनियन। प्याज जो है, कई परतें होती है प्याज में। देख सकते हैं प्याज की परतें। ये सबसे ऊपरी परत जो है, इसको हम छिलका बोलते हैं। चलिए इसको फेंक देते हैं। वैसे ही पृथ्वी के ऊपरी भाग का जो भाग होता है, उसको परपटी बोलते हैं। जी हाँ, ये काफ़ी पतला परत होता है जी। अब दूसरा लेयर जो होता है, स्वेस महोदय ने पृथ्वी की 3 परतों का वर्णन किया है। जी हाँ, देखिए दूसरा लेयर निकल रहा है प्याज का, ये सभी जानते हैं आप जी। ये अगर मैं इसको फाड़ दूं तो लेयर आपको मिलेगा। ठीक है, लेयर। वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना भी कई परतों में बटा हुआ है। हमारे पास तो अभी यहाँ प्याज के हिसाब से 4 परत निकल गए हैं। जी हाँ, जेफरीज जो महोदय हैं, वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 परतों में बांटा गया: प्रथम परत, द्वितीय परत, तृतीय परत, चतुर्थ परत। ठीक है। डेली महोदय ने 3 परत को बताया है: प्रथमा, मध्यमा और अंतिम। मगर स्वेस महोदय रासायनिक आधार पर पृथ्वी को 3 भागों में बांटे। सबसे पहले स्वेस महोदय ने ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन किया है। देख लीजिए, ये प्याज जो है, वो उसके अंदर की भाग को देखेंगे तो इसके अंदर परत दर परत निकलते जा रहा है। वैसे ही हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी में बहुत सारे परत हैं। जी हाँ, हम स्वेस महोदय के हिसाब से देखें: सियाल, सीमा, निफेल। इसका हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का हम अध्ययन आज के टॉपिक में करते हैं। जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो टॉपिक है वो 11वीं क्लास के भूगोल का है। जी हाँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हम आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के बारे में हम जान ही रहे हैं कि पृथ्वी जिस ग्रह में हम रहते हैं, इस ग्रह को पृथ्वी कहते हैं। आंतरिक का अर्थ होता है कि पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों की बात करें। पृथ्वी की आंतरिक हिस्सों की बात करें कि पृथ्वी के बाह्य हिस्सों की तो हम जानकारी ले चुके हैं। पृथ्वी के आंतरिक हिस्से जो हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते, उस पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों की बात कर सकते हैं। संरचना से अर्थ होता है कि आकृति, रचना, कैसे उसकी रचना हुई होगी, इस बारे में। तो देख लेते हैं। रेडियोमेट्रिक समयांकन के अनुसार पृथ्वी की जो आयु है 4.5 अरब वर्ष है या 4.5 बिलियन वर्ष है। भूगर्भ की जानकारी के साधन, मतलब हमने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के संबंध में जो जानकारी प्राप्त होते हैं, उसके 2 साधन हो सकते हैं: प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधन। प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन के बारे में जो विद्वान हैं, स्वेस महोदय, डेली, जेफरीज, आर्थ होम्स, गुटेनबर्ग, मोह रोविसिस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझाने का और अपने अपने मत रखे। तो 2 स्रोत हम देख सकते हैं: प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो हम जो धरातल में जो मौजूद चट्टान है, वो जो खनन के द्वारा जो चट्टान हमें मिलती है, उस आधार पर हम
अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। जी हाँ, और इसके अलावा जो ड्रिल है, प्रभेदन है, जैसे कि अब तक का सबसे गहरा प्रभेदन या ड्रिल आर्कटिक महासागर में कोला क्षेत्र में हुआ है। 12 किलोमीटर गहरा जो ड्रिल है, जो खुदाई हुआ है, यह आर्कटिक महासागर में है। तभी हम ये जान सकते हैं कि आंतरिक क्षेत्र कितना सघन है, कितना घनत्व ज़्यादा है। और ज्वालामुखी उद्गार जब होती है तो ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा निकलता है, जो मैग्मा निकलता है, इससे भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अवगत होते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक हिस्से कितने गर्म हैं, कितने तप्त हैं, कितना ज़्यादा दबाव होने के कारण वह संपीड़ित है। ठीक है, अब देखते हैं अप्रत्यक्ष स्रोत की बात कर लें। अप्रत्यक्ष स्रोत में हम देख सकते हैं कि घनत्व हो सकता है, मतलब ये प्रकार का अनुमान लगाया गया है अप्रत्यक्ष स्रोत में कि घनत्व। देखिए 1774 में न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का जो नियम जिन्होंने दिया था, न्यूटन के द्वारा 5.5 औसत घनत्व रखा गया पृथ्वी का। जी हाँ, 5.5 औसत घनत्व रखा गया पृथ्वी का। अब बात कर लें ऊपरी भूपर्पटी की बात कर लेते हैं, तो वहाँ पर 2.5 से 3 औसत घनत्व है। जब हम क्रोट की बात करें, पृथ्वी के क्रोट की बात करते हैं, पृथ्वी के केंद्रीय भाग की बात करते हैं, जी हाँ, पृथ्वी के मध्य की बात करते हैं, तो उसका घनत्व सर्वाधिक है, 11 घनत्व है वहाँ का। तो देख सकते हैं कि दूसरा आता है तापमान। तापमान को हम तो देख सकते हैं कि 50 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। यहाँ पूरे पृथ्वी का अगर हम एवरेज टेम्परेचर की बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस होगा तापमान। तो ये 32 मीटर की गहराई में जाने से 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। जी हाँ, वृद्धि होती है। 32 मीटर नीचे जाने में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ता है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं कि 100 किलोमीटर में नीचे का जो तापमान होगा, 100 किलोमीटर में पृथ्वी का जो तापमान होगा, वहाँ पर 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा। और हम क्रोड की बात कर लें, क्रोड मतलब 6400 किलोमीटर नीचे की बात कर लें, तो वहाँ का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होगा, जितना सूर्य का सतह का तापमान होता है। यानी कि कितना तप्त है हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग काफ़ी अधिक तप्त है, ज़्यादा घनत्व होता है, ज़्यादा दबाव होता है, ज़्यादा तापमान होता है। अब आता है दबाव। दबाव की बात कर लें, हमने तो बोला कि पृथ्वी की आंतरिक भाग काफ़ी संपीड़ित होती है, काफ़ी दबाव सहती है। 2 किलोमीटर की गहराई में जाने से प्रति 10 डेसीमीटर पर यह जो भार होता है 200 क्विंटल होता है। जी हाँ, और क्रोड की बात करें, क्रोड जो पृथ्वी का मध्य वाला भाग है, वहाँ पर 7 से 9 लाख क्विंटल दबाव होता है। तो भूकंपी तरंगें भी अप्रत्यक्ष स्रोत के साधन हैं। इसी टॉपिक में हम लोग ज्वालामुखी और भूकंप को भी पढ़ेंगे। ठीक है, ज्वालामुखी में प्रत्यक्ष स्रोत आ गया और भूकंपीय तरंगे जो हैं वो अप्रत्यक्ष स्रोत में आ जाएगा। अब देख लेते हैं कि पृथ्वी के बारे में जो विद्वानों के द्वारा प्रस्तुत मत हैं, अपने अपने मत, उसमें हर मत में विविधता है, हर मत में भिन्नता है, हर मत अलग अलग है। हर मत अलग अलग होने के कारण इन आपस में मतभेद भी होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी होगी। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सर्वप्रथम स्वेस महोदय ने बताया। इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को रासायनिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा है। तो मैं डायग्राम से आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे ऊपरी परत जो है वह सियाल है, फिर उसके बाद आता है सीमा, फिर उसके बाद आता है निफे। इसका नामकरण भी रासायनिक संरचना के आधार पर किया है, पर सबसे ऊपरी परत को सियाल बोला। सियाल जैसे कि यह है सिलिका और एल्युमिनियम से बना हुआ है, मतलब इस परत में सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और इसका जो घनत्व है वह 2.9 है घनत्व।
और इसकी गहराई है 50 से 300 किलोमीटर। इसकी जो मोटाई है ये पाई जाती है सियाल की। इस सियाल परत में तेजाबी पदार्थ अधिक मिलते हैं और ज़्यादातर ग्रेनाइट चट्टानें ज़्यादा पाई जाती हैं। और इसी परत से महाद्वीप की रचना हुई है। जी हाँ, महाद्वीप की रचना सियाल परत से हुई है। तो सियाल परत के जस्ट नीचे जो परत होती है वह सीमा है। सीमा एक तरल अवस्था में पाई जाती है जिसके ऊपर सियाल नामक परत तैरता रहता है। तो सीमा जो परत है वह सिलिका और मैग्नीशियम से बना हुआ है। जी हाँ, मैग्नीशियम से बना हुआ है और इसका जो घनत्व है 2.9 से 4.7 है इसका घनत्व। और जितने भी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वो यहीं से ज्वालामुखी उद्गार भी होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार जो होते हैं उनकी जो गहराई 100 किलोमीटर अधिक से अधिक होती है, तो सीमा परत से ही होती है। और इसकी जो गहराई है वह 300 से 2900 किलोमीटर होती है गहराई। और इस पर सर्वाधिक मात्रा में आग्नेय चट्टान पाया जाएगा, बेसाल्ट चट्टान पाया जाता है सीमा में। सीमा के बाद सबसे अंतिम परत होती है निफे या मध्य की परत होती है पृथ्वी की। अधिक संपीड़ित होने के कारण यह कठोर अवस्था में पाई जाती है। और निफे जो है निकिल और फेरियम से बना हुआ है। निकिल और फेरियम से बना हुआ है। ये काफ़ी कठोर होता है ये फेरियम, ठीक है। निकिल और फेरियम से बना होता है। इसका जो घनत्व है सर्वाधिक घनत्व है 11 और इसकी गहराई है 2900 से 6400 किलोमीटर। तो ये जो निफे परत है ये इसको हम क्रोड भी कहते हैं। तो स्वेस महोदय ने 3 परत का विस्तृत रूप से वर्णन भी किया है, सियाल, सीमा, निफे सबसे। तो ये आपको दिख रहा है कोन आइसक्रीम की तरह। वैसे मेरे बेटे को भी लगा कि पापा कहीं कोन आइसक्रीम तो नहीं बना रहे हैं, और बहुत देर तक वो देखता रहा कि पापा मुझे कोन आइसक्रीम चाहिए, जिद करने लगे। तो मैं एक ट्रिक बना दिया आप लोगों के लिए जो आसानी से ये कोनराड, असंबद्धता, मोहो, रेपिटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन आगे की परीक्षाओं में ये क्रमबद्ध पूछ देता है। तो इसका एक कहानी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि मैं अपने बच्चे के लिए कोन वाली आइसक्रीम लेने जाता हूँ। मतलब मन में सोचता हूँ कि कोन वाली आइसक्रीम के प्रति मेरे बच्चे का क्या है, मोह है। कोन वाली आइसक्रीम के प्रति बच्चे को क्या है, मोह है। और वो क्या करता है, बहुत जल्दी से रेपर को निकालता है, जो कागज़ों को निकालता है। जी हाँ, तो कोन वाली आइसक्रीम के प्रति मेरे बच्चे को बहुत अधिक मोह है, मतलब इंटरेस्ट है। वो जल्दी से रेपर को निकालता है। रेपर को निकालते साथ मैं उसको बोलता हूँ, वाह बेटा, वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहा है, वेरी गुड। तो गुटेनबर्ग, गुड बोला मैंने, गुटेनबर्ग। फिर वो क्या करता है, निकाल कर तुरंत वो लेता है, आइसक्रीम को खाना शुरू कर देता है, लेहमैन। जी हाँ, तो कोन वाली आइसक्रीम के प्रति उसका मोह है, इंटरेस्ट है। रेपर निकालता है तो मैं उसको गुड बोलता हूँ, और वह लेहमैन। जब वो बच्चा था तो रेपर को निकाले बगैर वो खाने का प्रयास करता था आइसक्रीम को, मगर यहाँ पर वो रेपर को निकाल रहा है तो मैं उसको गुड बोल रहा हूँ कि ले तू खा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये पार्ट है। इसमें सबसे ऊपरी भाग जो है क्रस्ट है, जिसको भूपर्पटी भी कहते हैं। भूपर्पटी की जो गहराई है 0 से 30 किलोमीटर गहराई है, मोटाई है। इसका जो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट के बीच को हम बोलते हैं कोनराड असंबद्धता, कहते हैं कोनराड असंबद्धता। जी हाँ, उसके बाद कोनराड मतलब ऊपरी परत, ये ऊपरी परत हुआ, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट, इनके बीच को हम लोग बोलते हैं कोनराड असंबद्धता। अब निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल के बीच को हम कहते हैं मोहो असंबद्धता, ठीक है। निचला क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को कहते हैं मोहो असंबद्धता। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 3 परत देख रहे हैं, क्रस्ट, मेंटल
और कोर। तो हर जैसे क्रस्ट का ऊपरी क्रस्ट, निचला क्रस्ट, मेंटल का ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, कोर का बाह्य कोर या आंतरिक कोर, इस तरह से हम डिवाइड कर दिए। तो क्रस्ट जो है उत्तरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच को कौन असंबद्धता कहते हैं? असंबद्धता कहते हैं। ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल के बीच को रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। रेपिटी असंबद्धता कहते हैं। निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच को हम कहते हैं गुड, वेरी गुड, मतलब गुटेनबर्ग। ठीक है, निचला मेंटल और बाह्य कोर के बीच को हम कहते हैं गुटेनबर्ग। उसके बाद आता है बाह्य कोर और आंतरिक कोर, मतलब कोर के अंदर के भाग को हम कहते हैं लेहमेन। ठीक है, जिसकी गहराई जो होता है 6400 किलोमीटर गहराई होता है। ऐसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम दो भागों में देखे हैं, दो पक्षों में देखे हैं। एक स्वेस महोदय के पक्ष सियाल सिमानिफे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है, सियाल सिमानिफे। इसका वर्णन करेंगे, इसका चित्र बनाने के लिए पूछा जाता है और इसका 2 व्यू भी दे सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आधुनिक मत के अनुसार बहुत सारे परतों में बांटा गया है और ये सब विद्वानों का नाम ही है। जो विद्वानों ने जिन परतों का उल्लेख किया उस परतों का नाम उस विद्वानों के नाम पर कर दिया गया। इसके बाद हम भूकंप और ज्वालामुखी को देखते हैं। आकस्मिक घटना के अंतर्गत ज्वालामुखी और भूकंप आते हैं। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित होते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के ऊपर डिपेंड करता है कि किस क्षेत्र में ज्वालामुखी आएगा और किस क्षेत्र में भूकंप आएगा। तो ये जो भूकंप है, हम लोग पढ़े थे भूकंपी तरंगे भूगर्भ के जानकारी के अप्रत्यक्ष स्रोत। अब देखते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है भू का कंपन, अर्थात पृथ्वी का कंपन, आकस्मिक घटित होने वाली घटना है। इसके संदर्भ में सेलिसबरी ने एक परिभाषित भी किया है कि प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की ऊपरी परत कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। मतलब प्राकृतिक कारणों से यह घटित होती है, ये मानव के द्वारा जनित अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक है, क्योंकि भूकंप के प्रकार में हम देख सकते हैं कि मानव द्वारा जनित भूकंप भी हम पढ़ेंगे आगे, मगर उसका प्रभाव कम होता है। जैसे कि कहीं परमाणु परीक्षण हो गया, कहीं मिसाइल दागे गए, तो ये आसपास या तो ट्रेन के चलने से ये जो आसपास के क्षेत्रों में जो हल्का कंपन होता है ये कृत्रिम है या मानवीकृत भूकंप के अंतर्गत आता है। मगर जो प्राकृतिक भूकंप होता है उसका प्रभाव क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, क्योंकि ये 11वीं भूगोल का टॉपिक है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत एक साधारण टॉपिक है, इसमें उतनी गहराई से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हल्का बस भूकंप का क्या अर्थ होता है, भूकंप किसे कहते हैं, तो आपको सेलिसबरी का परिभाषा देना होगा। प्राकृतिक कारणों से जब पृथ्वी की ऊपरी परत कांपने लगती है तो उसे भूकंप कहा जाता है। भूकंप की जो उत्पत्ति है धरातल के नीचे 30 से 100 किलोमीटर के अंतर्गत ये घटित होती है ना। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह पृथ्वी है, पृथ्वी कंप का जन्म होता है या भूकंप उत्पत्ति केंद्र जो होता है उसको हम केंद्र कहते हैं। ये धरातल के नीचे होता है, मतलब ये जो पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र में भूकंप का जन्म होता है, उत्पत्ति केंद्र होता है, इसको हम कहते हैं फोकस या केंद्र या अवकेंद्र या हाइपोसेंटर। जी हाँ, प्रश्न पूछ देगा फोकस क्या है, तो आपको लिखना है कि धरातल के आंतरिक क्षेत्र या पृथ्वी के अंदर जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होती है वह फोकस कहलाता है या हाइपोसेंटर कहलाता है। इसके जस्ट 90 डिग्री ऊपर में 90 अंश के कोण पर
जो धरातल के पास प्रकट होता है वहाँ पर जो भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं, वह जो क्षेत्र होता है उसको अधिक केंद्र कहते हैं। अधिक केंद्र या एपी सेंटर। प्रश्न पूछ देगा एपी सेंटर क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि धरातल का वह स्थान जहाँ पर भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं वो एपी सेंटर कहलाता है। जस्ट उसके नीचे ही क्या होता है, फोकस या हाइपोसेंटर का केंद्र होता है। तो ये भूकंप से संबंधित ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, भूकंप के कारण भी देख लेते हैं। ज्वालामुखी क्रिया, जहाँ ज्वालामुखी विस्फोट होता है, काफ़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, तो उसके आसपास के जो क्षेत्र होते हैं, दायरे होते हैं, चाहे वो 50 किलोमीटर हो, 100 किलोमीटर के जो दायरे हैं, वहाँ भूकंप आते हैं। या भ्रंश या दरार कहीं पड़ जाते हैं, कोई धरातल का जो भाग है या धरातल के नीचे का जो भाग है, चट्टानें खिसक जाती हैं, भ्रंश पड़ जाता है, वलन पड़ जाता है, तो ये भूकंप के कारण हो सकते हैं। जलीय भार, कोई डैम बना हुआ है, काफ़ी भारी जल है, जहाँ पर डैम बना हुआ है, जहाँ पर नदी को रोककर बांध बनाया गया है, भारी मात्रा में जल है, वहाँ जल का रिसाव लगातार होता है, रिश्ते वह धरातल के नीचे जाता है, वहाँ उसको तापमान मिलता है, वह परिणाम स्वरूप ऊपर की ओर आता है, वाष्प बनकर प्रेशर डालता है, तो उस क्षेत्र में भूकंप आ जाता है। यह प्लेटेक्टोनिक कारण हो सकते हैं, है ना, प्लेट टेक्टोनिक कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारे प्लेट हैं हमारे विश्व में, और कोई प्लेट के आपसी विनाशी प्लेट भी है, संरक्षित प्लेट है। ठीक है, इस कारण क्या होते हैं, प्लेट आपस में टकराते भी हैं या दूर भी जाते हैं, तो परिणाम स्वरूप भूकंप आता है। तो ये कारण देख सकते हैं। अब देखिए भूकंप के तरंगे, भूकंप के तरंगे को देख लेते हैं। भूकंप के तरंगे 3 प्रकार के हैं। पी मतलब प्राइमरी तरंगे, मतलब ये पावरफुल होता है। जी हाँ, इसकी रफ्तार ज़्यादा होती है। पावरफुल मतलब तीनों क्षेत्र में, ठोस, द्रव या गैस, तीनों क्षेत्र में यह तेज गति से, मतलब इसकी स्पीड होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यह आगे बढ़ता है। ये प्राइमरी तरंग होती है, ये तीव्र लहरें होती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के क्रोड में भी पाया जाता है, पृथ्वी के केंद्र में भी यह तरंग पाई जाती है। ठीक है, दूसरा आता है सेकेंडरी तरंग, एस तरंग। एस तरंग को हम जल तरंग या प्रकाश तरंग के समान भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए प्राइमरी तरंग में ही देख सकते हैं कि प्राइमरी तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है या अनुदैर्घ्य तरंग के समान होता है। अनुदैर्घ्य तरंग के समान होता है प्राइमरी तरंग। तो आप याद करने के देखते हैं, धा यहाँ आया, यहाँ पर धा आया, तो आपको ध्वनि तरंग के समान या अनुदैर्घ्य तरंग के समान होता है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है तो आपको जानना है कि प्राइमरी तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है। ठीक है, अब आता है सेकेंडरी तरंग, द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग क्या है, जल या प्रकाश तरंग की तरह होता है, या हम बोल सकते हैं अनुप्रस्थ तरंग के समान होता है, जैसे कि प्र आया, तो यहाँ पर प्रकाश तरंग के समान होता है। या प्रश्न पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में अनुप्रस्थ तरंग के समान होता है, तो आपको ठीक करना, अनुप्रस्थ या प्रकाश तरंग या जल तरंग के समान होता है, तो ये सेकेंडरी तरंग आता है। यह तरल भाग में लुप्त हो जाता है। जी हाँ, तरल भाग में लुप्त हो जाता है, मतलब ये ठोस और गैस भाग में यह तेज गति से बढ़ता है, मगर अपेक्षाकृत प्राइमरी तरंग से कम रफ्तार वाला होता है। इसकी स्पीड लगभग 5 से 7 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। फिर लास्ट आता है धरातलीय या एल तरंग होते हैं, इसको गोड़ तरंग भी कहते हैं। ये स्पीड तो कम होता है मगर सबसे ज़्यादा भयंकर होता है। जी हाँ, कम रफ्तार आने के कारण सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है धरातल में। ठीक है, यह अधिक गहराई में लुप्त हो जाता है, यह धरातल या भूप्रपट्टी में ही ज़्यादा आएगा एल तरंग, और इसकी स्पीड होती है 3 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, तो ये भूकंपी तरंगे, प्रश्न पूछ देगा भूकंपी तरंगे क्या हैं, इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपको इसका डायग्राम बनाना है और आपको पी तरंग की क्या विशेषता, एस तरंग की क्या विशेषता, एल तरंग की क्या विशेषता, इसका भी उल्लेख करना पड़ेगा। फिर देखते हैं भूकंप के प्रभाव को देख लेते हैं। इसको हम डायग्राम के जरिए आसानी से समझ सकते हैं। इसके 11 पॉइंट हैं, आप इसको समझिएगा। तो ये भूकंप के प्रभाव क्या होते हैं, कहीं दरार पड़ जाते हैं, कोई क्षेत्र धरातली क्षेत्र क्रैक हो जाता है, या
धरातलीय विसंगतियाँ होती हैं, नदी जो होती है अपनी पथ बदल देती है। जी हाँ, कोई गहरा क्षेत्र है वहाँ पर क्या हो जाता है, धरातल का ऊपरी क्षेत्र बन जाता है ना। देखिए इसमें आता है अपनति अवनति, ये अपनति कहलाता है। धरातल का या वलन का जो ऊपरी श्रृंग होता है उसको अपनति कहते हैं और इसको अभिनति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से धरातल कोई क्षेत्र ऊंचा हो जाता है, कोई क्षेत्र नीचा हो जाता है। भू इसके कारण जो पर्वतीय पठारी क्षेत्र होता है वहाँ की जो मिट्टी है या चट्टाने हैं वह नीचे गिर जाती है। हाँ, भूमि का फिर ध्वंसन आता है, फिर हिमस्खलन भी होता है, जब बर्फीले क्षेत्रों में ऐसा होता है। धरातलीय विस्थापन होता है, कोई धरातल अपने क्षेत्र से हटकर कहीं और विच्छेद होता है। बांध का टूटना स्वाभाविक सी बात है, बांध भी टूट जाता है कभी कभी, क्योंकि कंपन इतना अधिक होता है कि बांध भी टूट जाता है। आग लगना, जंगलों में आग लग जाती है कभी, या कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है। नगरों का ध्वस्त होना, जो नगर होते हैं या जो इमारतें होते हैं वो गिर जाती हैं। या सुनामी, इसको पूछ सकता है, भूकंप के कारण समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं और वो अपने तटीय क्षेत्र में नुकसान पहुंचाती है। जैसे 2004 में आया था सुनामी, वो बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया था इंडोनेशिया व तमिलनाडु, हमारे भारत देश की बात करें तो सुनामी। और इस प्रकार से 11 पॉइंट प्रभाव के क्षेत्र के अंदर जाते हैं भूकंप का, ये जो टॉपिक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे ज्वालामुखी। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी होता क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ज्वालामुखी धरातल का वह छिद्र या विवर होता है या दरारी क्षेत्र होता है जहाँ पर से मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये ज्वालामुखी कहलाता है कि धरातल का कमज़ोर भाग होता है वहाँ से ये निकलता है, टेक्टोनिक मुख्य कारण। ठीक है, अब ज्वालामुखी को देख लेते हैं। ज्वालामुखी प्रश्न पूछ देगा ज्वालामुखी क्या है, तो ज्वालामुखी क्या है आप लिख लेंगे। अब देखते हैं इसका डायग्राम सचित्र वर्णन करें आएगा तो आपको देखना पड़ेगा कि ये ज्वालामुखी बनाया गया हो, ये धरातल के नीचे वाला भाग है, पृथ्वी का आंतरिक भाग है ये वाला, जहाँ पर तप्त मैग्मा है। तप्त मैग्मा है ये, जी हाँ, तप्त मैग्मा धरातल के नीचे वाला भाग है जहाँ पर तापमान ज़्यादा होने से चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है। और यह ज्वालामुखी नली है, नली ज्वालामुखी नली है। और यह मुख है, ज्वालामुखी मुख बोल सकते हैं, जहाँ पर से मैग्मा बाहर निकलती है। तो ये मुख हो सकता है, मुख, ज्वालामुखी मुख। इसको क्रेटर बोलते हैं जब इसका विस्तार ज़्यादा हो जाता है। क्रेटर का विस्तार ज़्यादा हो जाता है कब होता है, जब ज्वालामुखी मुख में अधिक विस्फोट होता है तो यह बन जाता है काल्डेरा। प्रश्न पूछ देता है क्रेटर क्या है, तो ज्वालामुखी क्रिया के समय जो मैग्मा बाहर निकलती है वह क्षेत्र, वह मुख को हम क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर में विस्फोट होता है तो इसका क्षेत्र बढ़ जाता है तो काल्डेरा कहलाता है। अब ये हम बोल सकते हैं ज्वालामुखी शंकु, ज्वालामुखी शंकु है ये, ज्वालामुखी शंकु। अब देख सकते हैं कि ये मैग्मा धरातल के अंदर को कहते हैं तब चट्टानों का, जैसे ही बाहर आता है तो वो पूरा लावा में तब लावा कहलाता है। धरातल के बाहर आ गया तो लावा कहलाता है। दो प्रकार का होता है, पेटिक लावा और अम्लीय लावा। ठीक है, क्षारीय लावा बोल सकते हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं इसमें जो उत्कृष्ट पदार्थ है, मतलब जो पदार्थ बाहर निकलते हैं क्या क्या होते हैं। इसमें कंकड़ पत्थर होते हैं, इसमें लावा होता है, इसमें धूल कण होते हैं वायु के रूप में, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, जल वाष्प भी होता है। 60 से 90% जल वाष्प होते हैं ये। तो देखिए जो अखरोट के समान या मटर के दानों के समान जो कण बाहर निकलता है उसको लेपिली कहते हैं, लेपिली। ठीक है, ये इस तरह से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा, आपको दर्शाना पड़ेगा कि ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के चित्र को बताना पड़ेगा। प्रकार के होते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी को जागृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। इसमें लगातार गैस, लावा और पदार्थ, जो विखंडित पदार्थ होते हैं, लगातार निकलते रहते हैं, सक्रिय ज्वालामुखी कहलाते हैं। इसका उदाहरण आपको याद रखना पड़ेगा, इटली का एटना और स्ट्राम्बोली।
इटली का एटना और स्ट्राम्बोली। तो इसमें जो स्ट्राम्बोली और एटना दोनों सक्रिय ज्वालामुखी है या जागृत ज्वालामुखी है। तो सक्रिय ज्वालामुखी में एक आता है स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भूमध्य सागर के मध्य में स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है। ये लगातार उत्सर्जित होता रहता है। लावा की जो प्रकाश होते हैं आसपास के क्षेत्र में विस्तृत हो जाते हैं। तो आसपास के क्षेत्र में क्या होता है? प्रकाश बना होता है, इसका प्रकाश स्तंभ कहते हैं। फिर आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक बार उद्गार होने के बाद, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद कुछ दिन शांत हो जाता है, मतलब उद्गार नहीं होता, फिर अचानक विस्फोट होता है। फिर वह क्या होता है? विखंडित पदार्थ और लावा गैस निकलना शुरू हो जाता है। तो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है। प्रसुप्त ज्वालामुखी के दो प्रकार हम देख सकते हैं, वेसुवियस और काकाटोआ। ठीक है। काकाटोआ और वेसुवियस प्रसुप्त ज्वालामुखी है, आपको उदाहरण भी याद करना पड़ेगा। फिर आता है शांत ज्वालामुखी। एक बार विस्फोट होने के बाद वह विस्फोट होता नहीं है, ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है, तो ये शांत ज्वालामुखी कहलाता है। जैसे कि बर्मा का पोपा और ईरान का देवबंद, कोहे सुल्तान, ये शांत ज्वालामुखी में आते हैं। तो ज्वालामुखी के प्रकार को याद रखिएगा, प्रश्न बनता है सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। इसका अर्थ और उदाहरण याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उदाहरण पूछता है इस तरह से। अब देखते हैं ज्वालामुखी स्थलाकृति। ज्वालामुखी स्थलाकृति में देख सकते हैं लेकोलिथ। लेकोलिथ में देखिए एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें ये रेड वाला जो इंगित करता है लावा का जमा हो जाता है। कोई ऊपरी क्षेत्र क्या है? कठोर वाला क्षेत्र है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। ज्वालामुखी नली यहाँ तक सीमित है और यह लावा पूरी तरह से फैल जाता है, ये पूरा तस्तरी नुमा हो जाता है। तो ये लेकोलिथ कहलाता है। तो ये डायग्राम से समझा जा सकता है। दूसरा आता है लेपोलिथ में भी लावा का विस्तार हो जाता है, वह ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, ये भी हल्का तस्तरी नुमा प्रतीत होता है। अगला आता है सील। सील में देखते हैं कि सील जो है क्षैतिज रूप से लावा का जमा हो जाता है, तो यह कहलाता है सील। ये धरातल के अंदर अभ्यंतरिकी क्रिया है, तो ये सील कहलाता है। अभ्यंतरिक क्रिया या अभ्यंतरिकी स्थलाकृति की बात करें या धरातल के अंदर स्थलाकृति की बात करें तो सील क्षैतिज रूप से होता है। डाइक जो है यह लंबवत होता है, लंबवत। तो प्रश्न पूछ देता है डाइक क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि ज्वालामुखी क्रिया के दौरान धरातल के अंदर लावा का जमाव लंबवत हो जाता है, तो यह डाइक कहलाता है। और एक आता है हेकोलिथ। हेकोलिथ में होता है हेकोलिथ में ये जो लावा का जमा हो जाता है। ज्वालामुखी का विश्व वितरण की बात कर लें तो इसकी पेटियां आती हैं, मतलब पेटियां मतलब जो क्षेत्र में ज्वालामुखी का प्रभाव क्षेत्र अधिक है तो वह आता है परिप्रशांत तटीय पेटी। परिप्रशांत पेटी में 63% विश्व के ज्वालामुखी आते हैं। लगभग 500 से अधिक ज्वालामुखी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं परिप्रशांत पेटी में, है ना। फिर महाद्वीपीय पेटी, इसमें 21% ज्वालामुखी आते हैं। अगर हम डायग्राम से देखें इसको विश्व के संदर्भ में, और लास्ट बन नहीं पाया, तो ये जो क्षेत्र है ये परिप्रशांत पेटी कहलाएंगे। जो जापान के इधर का क्षेत्र है ये परिप्रशांत पेटी हैं जहाँ पर 63% ज्वालामुखी आते हैं, मतलब 500 से अधिक आते हैं। दूसरा आता है मध्य महाद्वीपीय पेटी। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी हैं, यहाँ पर 21% आते हैं। और एक है आंतरिक महासागरीय कटक। तो इस प्रकार से ज्वालामुखी का विश्व वितरण भी हो गया। तो ये जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों का उल्लेख मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसको आप
समझिएगा और पुस्तक से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बताया उसे आप समझने की कोशिश कीजिएगा और एक नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। और ये जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये कंप्लीट हो जाता है। यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।